नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। कल हम लोगों ने इस क्लास की शुरुआत किया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। हमने सबसे पहले ही कल बताया था कि प्लेटो का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 427 या कुछ किताबों में 428 बीसी लिखा होता है और कहां से कहां तक हुआ 347 बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की घटना है और ईसा जो ईसाई धर्म है उसमें वो मसीहा है। तो ईसा का जो जन्म हुआ था उसको आप जीरो मान लें और जीरो से हम इधर प्लस पे जाते हैं, जैसे हमने गणित में पढ़ा है। लाइन होता है, ये ग्राफ है, तो इसको प्लस और यह माइनस मान लें। तो ईसा के जन्म को अगर जीरो माने तो जीरो से पहले इधर सब माइनस में होता है, इसलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये 427 से शुरू हुआ और 347 कैसे हो गया, उल्टा कैसे चल रहा है। तो उल्टा इसलिए चलता है क्योंकि जीरो और इस साइड में माइनस है, तो पहले 400 माइनस 400, फिर माइनस 300, माइनस 200, माइनस 100, फिर जीरो, फिर 100, 200, 300 ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये माइनस में ईसा पूर्व है, इसलिए थोड़ा सा पहले ज्यादा है बाद में कम है। तो इसको आपने समझ लिया। एक चीज और आपको मैंने ध्यान दिया था कि ये बीसी है और चूंकि यहां हमने कल्पना किसका किया है, ईसा मसीह के जन्म को। तो जो वर्तमान आधुनिक चिंतक है उन्होंने कहा कि ये ईसाई धर्म से इंस्पायर्ड है ना, ईसाई धर्म का प्रभाव है, इफेक्ट है। तो हम इसको चेंज करते हैं, चैलेंज करते हैं और अब क्या किया जाता है, बीसीई लिखा जाता है बिफोर कॉमन एरा। और कॉमन एरा किसको मानते हैं, जीरो को, और इधर क्या कहेंगे, कॉमन एरा। यानी ईसा पूर्व की जो बातें होगी उसको बीसीई कहेंगे और ईसवी की जो बातें होगी उसको सीई कहेंगे, कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947 सीई यानी 1947 कॉमन एरा लिखेंगे। और ऐसे अगर लिखना चाहें इस भाषा में, ये जो पहले की जो पत्ती चल रहा था बीसी और एडी वाला, तो इसमें हम एडी लिखते हैं और हिंदी में इसको 1947 ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपने समझ लिया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं प्लेटो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि प्लेटो का ये मूल नाम नहीं है, बचपन का नाम नहीं है। जैसे हमारे हिंदू अगर परंपरा की बात करें तो गौतम बुद्ध, तो बुद्ध के नाम से बहुत फेमस हो गए, पर उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसी तरह से प्लेटो जो है इसका बचपन का नाम था एरिस्टोक्लीज। तो एरिस्टोक्लीज आपको ध्यान रखना, एक साधारण सी चर्चा है, पर कभी मान लो कि प्लेटो का नाम ना देके एरिस्टोक्लीज ही डायरेक्ट लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरिस्टोक्लीज मतलब प्लेटो ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हमने एक समान सी चर्चा जान लिया। फिर बात आती है कि फिर प्लेटो इसका नाम कैसे हो गया, गौतम बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो बुद्ध हो गए। तो यहां पे बात आती है कि जो प्लेटो था उसका कंधा चौड़ा था। कंधा चौड़ा मतलब देह हाथ से थोड़ा, है ना, हुष्ट पुष्ट था, सुंदर था, तो इसलिए उसको कंधा चौड़ा वाला, प्लेटो का अर्थ है कंधा चौड़ा वाला। इसलिए प्लेटो को जो इसका गुरु सुक्रेटिस है, जो सुकरात हैं, सुकरात इसको प्लाटून या अफलातून कहते थे। प्लाटून या अफलातून, तीन नाम इसके लिए हो गए। तो ये साधारण सी चर्चा हमने कर लिया, जो कि एक छोटी सी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे प्लेटो की जो भी बुक्स हैं उसकी तो जानकारी हम लोग लेंगे ही, और इसका स्टडी मेथड क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पर इससे पहले हम लोग कुछ तथ्यात्मक चीजें करेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मैच कराने के लिए भी पूछ दिया जाता है। तो हम उस पर बात करेंगे, लाइफ स्केच के बारे में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ तथ्यात्मक चीज है। तो देखिएगा, प्लेटो के लिए एक ख्याति प्राप्त है कि ये फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर है, फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर, इसको ख्याति प्राप्त है। किसको, प्लेटो को। तो ये तो पहली बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर किसको कहते हैं, प्लेटो को। आप कहेंगे सुकरात का है नहीं, क्योंकि प्लेटो का तो खुद ये जो गुरु है वो तो सुकरात है, सुक्रेटिस है। तो ध्यान रखना है कि सुकरात ने जो भी कुछ कहा, प्लेटो ने उनका वर्णन किया है। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी है। यदि मान लो लिखा भी हो तो मिला नहीं, आज तक डिटेक्ट ही नहीं हो पाया।
ये भी हो सकता है, पर अब तक मिला नहीं, इसलिए माना जाता है कि सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी। और इतने वर्ष हो गए तो ये स्पष्ट है कि उसने कोई किताब नहीं लिखा था, कोई रचनाएं उसने नहीं किया था, कोई डायलॉग्स नहीं लिखा। तो इसलिए अब किसी के नाम से किसी की कृतियां अगर मिले तभी तो कुछ कहेंगे ना। ऐसे तो बहुत आप ज्ञान की बात कर ले, लेकिन अगर किताब में आप नहीं लिखेंगे तो आपको जानेगा कौन। तो इसलिए प्लेटो को हम मानते हैं क्योंकि प्लेटो ने लिखा सबसे पहली बार, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। दूसरा बात और हम ध्यान रखेंगे, प्लेटो को परफेक्ट, है ना, इसी को कंप्लीट ग्रीक कहा जाता है, ग्रीक। तो परफेक्ट या कंप्लीट ग्रीक क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि प्लेटो का जो दर्शन है, अब प्लेटो का जो राजनीतिक फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो बहुत व्यापक है। इतना व्यापक है कि उसने यूनान को एक चरम पे पहुंचा दिया था, है ना। उसकी जो भी व्यवस्थाएं थी, जो सभ्यताएं थी, बड़ा ख्याति फेमस कर दिया, यूनान को एक चरम पे पहुंचा दिया, इसलिए उसको कंप्लीट ग्रीक कहा जाता है। चर्चा आया है यूनान का, तो हम थोड़ा यहां बात करते हैं यूनान का। देखिए, जैसे हमारा देश भारत है ना, हम सब जानते हैं प्यारा सा देश भारत। तो ये देखिए, ये भारत है, लेकिन आपको पता है 600 ईसा पूर्व यानी 600 बीसी और 600 बीसीई कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ 16 महाजनपद थे। 16 तो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, तो छोटे छोटे तो और होंगे। ये तो 16 महाजनपद है ना, बिग एम्पायर है। तो जो 16 महाजनपद हैं, तो ये जो 16 के 16 थे, वो 16 टोटल जो है वो स्वायत्त थे, ऑटोनोमस थे, अपने आप में सेना रखते थे, उनकी राजा हुआ करता था, है ना। तो सब कुछ उनका अपना, आत्मनिर्भर थे वो, है ना। आप ऐसे आज की भाषा में कहे कि वो सोवरीन थे, उनके बाहर कोई नहीं था, वो सब कुछ अपना नियंत्रण, सब कुछ कंट्रोल वो खुद ही करते थे। तो 16 के 16, लेकिन ये सबको एक साथ में क्या बोला जाता था? भारत। और एक कल्पना आ गई अखंड भारत, है ना, अखंड भारत। तो इसी तरह से जो यूनान है वो एक टेरिटरी है, बड़ा सा एरिया है। उसी बड़ा सा एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट हुआ करते थे। प्लेटो के जमाने की बात हो रही है। इस यूनान में क्या थे? सिटी स्टेट। सिटी स्टेट, देखिए हमारे देश में ये जो समय अंतराल है, ये जो समय है, इस समय से पहले ही बहुत बड़े बड़े, है, बहुत बड़े बड़े इंपायर हो गए हैं। लेकिन अभी प्लेटो जहां है वहां सिटी स्टेट है, छोटा छोटा। सिटी स्टेट मतलब शहर के रूप में, जैसे बनारस शहर है, पटना शहर है, लखनऊ है, दिल्ली है, एक छोटा छोटा शहर है। और उस जमाने में ये छोटे छोटे जो शहर थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो एक स्टेट की तरह थे। वर्तमान जो नेशन स्टेट है इस तरह से थे, लेकिन ये सब कहां थे? यूनान में ही थे। तो ये यूनान में कौन कौन थे, कुछ नाम जान लेते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, एथेंस, एथेंस जहां का प्लेटो था, है ना। एथेंस के बाद स्पार्टा, स्पार्टा भी एक जगह का नाम था। इस दोनों में लड़ाई हुआ करता था। जब प्लेटो जन्म लिया था दोनों में लड़ाई हो रहा था, वॉर चल रहे थे, दोनों में युद्ध चल रहा था, है ना। प्लेटो ने जो सिखाने की कोशिश किया था एक राज्य, जो सिटी स्टेट था, सिटी स्टेट, उसके राजा को कि हम इसको बनाते हैं आइडियल स्टेट का फिलोसफर किंग, है ना, आदर्श राजा बनाते हैं, दार्शनिक राजा बनाते हैं। तो उसका सेराक्यूज नाम था, सेराक्यूज। तो सेराक्यूज, तो ये 3 नाम आपको हमने बता दिया जो कि सिटी स्टेट था। अच्छा, यहां चर्चा आया है वॉर का, तो मैं बता दूं जब प्लेटो जन्म लिया था उस समय मतलब इसके कालखंड में, जैसे जन्म लिया कुछ समय बड़ा हुआ, तब तक क्या हुआ था, यहां पेलोपोनेशियन वॉर हो रहा था एथेंस और स्पार्टा के बीच। तो आपको ध्यान रखना है, हमने वॉर का नाम लिख देता हूं मैं, पेलोपोनेशियन वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है पेलोपोनेशियन वॉर। तो यहां मैं लिख देता हूं बड़ा सा, पेलोपोनेशियन वॉर, इसको ध्यान रखना है, पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर हो रहा था किसके किसके बीच? एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ, है ना, एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ। आप इसका टाइम जो है आप गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं, कुछ अपने से ही काम करना होता है। पेलोपोनेशियन वॉर, और पेलोपोनेशियन वॉर जो है एक बुक भी है, ये बुक है
थ्यूसिडाइस की हमने आपको बस यहाँ चर्चा कर दिया है, आप लिख सकते हैं तो लिख लें, अदरवाइज आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जब हम आईआर में जब पढ़ेंगे रियलिज्म, मर्गेंथौ है ना, उस सब की चर्चाएं जब हम करेंगे तो रियलिज्म का फादर कौन है, तो ऐसे तो मर्गेंथौ को माना जाता है, पर सबसे पहले बार इसने वॉर का, पावर का चर्चा किया था, तो इसको हम प्रणेता कह सकते हैं, है ना। तो पेलोपोनेशियन वॉर एक बुक है थ्यूसिडाइस की, थ्यूसिडाइस। ये पेलोपोनेशियन वॉर हो रहा था, ये जो वॉर है ये 28 साल हुआ, 28 साल हुआ है ना, 28 साल तक चला था पेलोपोनेशियन वॉर, तो 28 ईयर तक ये चले थे। तो अब बात आती है कि क्यों युद्ध हो रहा, तो देखिए, तो जो एथेंस है, जहां का प्लेटो है, प्लेटो का जो जन्म हुआ था, अच्छा देखिए एक साधारण सी चर्चा आती है, कभी कभी बोला जाता है कि साधारण सी चर्चा आती है कि प्लेटो जो है उसका जन्म कहां हुआ था, तो ऐसे साधारण सी हमारे जैसे लोग तो ये बोल देते हैं वहां हुआ था जहां उसकी मां थी तो पर ये सही आंसर तो नहीं होगा, फिर बात पूछा जा सकता है, अगर टीचर मेरे जैसा ही रहे तो वो पूछ लेगा कि बताओ मां कहां थी तत्कालिक समय में, तो इसका आंसर होगा एथेंस में थी, है ना। तो पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस और स्पार्टा के बीच हो रहा है, और जो प्लेटो है वो एथेंस में जन्मा था, प्लेटो एथेंस में जन्मा था। तो एथेंस में लोकतंत्र था, यहां क्या था, डेमोक्रेसी थी, उस जमाने की बात हो रही है, पर ऐसा नहीं कि उस जमाने में डेमोक्रेसी हो रही है यहाँ पे तो भारत क्या कर रहा था, भारत से हम तुलना करेंगे थोड़ा देर में, वहां लोकतंत्र थी, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी थी एथेंस में, और स्पार्टा में डेमोक्रेसी नहीं था, वहां पहले की तरह ही शासन व्यवस्थाएं चल रहा था, तो दोनों में शासन पद्धतियां डिफरेंट होने की वजह से इसमें वॉर हो गए, है ना। ये बहुत अच्छा मूल्यों पे ध्यान दे रहा था, ये थोड़ा एथेंस वाले अमीर हो गए थे, लेकिन स्पार्टा जो है अभी भी शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रहा है ना, शारीरिक शिक्षा मतलब ट्रेनिंग, आर्मी वाला है, और एथेंस में दर्शन की चर्चा हो रही थी, तो ये बहुत अच्छा हो गया था। तो इनके बीच में जो शासन व्यवस्था का डिफरेंस था, और भी कुछ कारण होंगे, उस कारणों के आधार पर इनके बीच युद्ध हुआ, 28 साल तक चला। तो आप प्लेटो का अगर देखें तो जो प्लेटो जन्म लिया है तो एथेंस में क्या है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी थी एथेंस में, लोकतंत्र था, कब, जन्म के समय, लेकिन जैसे डेमोक्रेसी हुआ, लेकिन थोड़े समय बाद डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तो पुनः आ गया रूल ऑफ 30, रूल ऑफ 30, रूल ऑफ 30 क्या है, 30 लोगों का शासन, 30 लोगों का शासन आ गया, 30 लोगों का शासन, रूल ऑफ 30 आ गया। यानी प्लेटो जब जन्म ले रहा है तो प्लेटो के जन्म के समय है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के तुरंत बाद आ गया रूल ऑफ 30, और रूल ऑफ 30 के उसके बाद क्या हुआ, रूल ऑफ 30 के बाद फिर आ गया डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी पुनः आ गया। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बीच में क्या हुआ है, रूल ऑफ 30, ये रूल ऑफ 30 क्या है, देखिए अगर कुछ लोग शासन करते हैं, कुछ लोग शासन करते हैं तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी, और एक व्यक्ति शासन करता है तो उसको हम ऐसे कहेंगे कि वो राजतंत्र वाला है, मोनार्की सिस्टम है, तो मोनार्की, और कुछ लोग हैं तो इसको क्या कहेंगे, अरिस्टोक्रेसी। और जो लोकतंत्र होता है वो उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र तो डेमोक्रेसी या मोबोक्रेसी, अगर बहुत ज्यादा हो जाए, और उसका बिगड़ा रूप, डेमोक्रेसी का बिगड़ा रूप को मोबोक्रेसी मतलब भीड़ तंत्र कहेंगे, भीड़ तंत्र। तो डेमोक्रेसी, फिर रूल ऑफ 30 और फिर डेमोक्रेसी। अब ये बात हम क्यों आपको बता रहे इतना बारीकी से, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डेमोक्रेसी है, प्लेटो जब जन्म ले रहा है तो इसके जन्म के समय वहां है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी किस पर ध्यान देता है, डेमोक्रेसी तभी हो सकता है जब वहां स्वतंत्र विचार हो, है ना, वहां तर्क हो, चर्चा हो, तर्कों के साथ एक दूसरे की बातों को काटा जाए, ये नहीं कि लाठी निकाल लें चलो मार ही देते, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता होती है, जैसे हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी है तो आर्टिकल 19 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं, है ना, तो बोलने की स्वतंत्रता होती है, और अगर आप उससे सहमत नहीं है तो उसके विरोध में आप अपना तर्क दीजिए, तर्क को तर्क से काटिए, ये होता है डेमोक्रेसी में, है ना। तो
ये जो प्लेटो हैं, प्लेटो है, उसके बाद अरिस्टोटल है और सुकरात पहले है। तो इस सबको अगर देखा जाए तो यूनान के ही है ना, यूनान के ही है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे डेमोक्रेसी में क्या होता है, तर्क की बात होती है। इसीलिए जो सुकरात है वो तर्क की बात करता है ना। और वो एक हम यहाँ चर्चा करेंगे आदर्शवाद की। तो यहाँ हम पुनः आएंगे थोड़ा सा और हम, अच्छा चलो एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो को कहा जाता है फिलोसफिकल आइडियलिस्ट, फिलोसफिकल आइडियलिस्ट यानी दार्शनिक आदर्शवादी, है ना। अच्छा, आइडियलिस्ट ना लिख के आप आइडियलिज्म लिखें। आइडियलिज्म हम ये क्यों लिख रहे हैं कि फिलोसफिकल आइडियलिज्म का प्रणेता यानी फादर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म कौन है, प्लेटो है। चर्चा करेंगे आइडियलिज्म तब उसकी बात आ जाएगी। तो दार्शनिक आदर्शवाद का फादर कौन है या प्रणेता कौन है? देखो, प्रणेता कहें और उसके बाद फादर कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसी को हम नैतिक भी बोलते हैं, नैतिक। तो ये फिलोसफिकल के स्थान पे इंग्लिश में क्या लिख देंगे, एथिकल। तो एथिकल आइडियलिज्म का ये फादर है। अब बात आती है कि आइडियलिज्म क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियोलॉजी में चर्चा किया था, आपसे बेसिक में हमने चर्चा किया था। अभी 1 महीना से हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, आइडियोलॉजी ही पढ़ रहे थे। तो आइडियलिज्म में हमने आपको बताया था कि ये आत्मा, परमात्मा, है ना, इसको आप बनाते हैं आधार। समाज को, ध्यान दीजिएगा, समाज, है ना, यानी सोसाइटी और स्टेट, इसको लक्ष्य मानते हैं, यानी इसको मानते हैं इंड, और व्यक्ति को मानते हैं मीन्स। कौन? आइडियलिस्ट जो होते हैं। और आदर्श, ये एक उच्च आदर्श मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। समाज इनके लिए पहले है। किनको? आइडियलिस्ट जो होते हैं वो समाज को प्राथमिक मानते हैं, उनके लिए स्टेट प्राथमिक है, ठीक। और वो स्टेट को इंड मानते हैं, और ये कहते हैं कि जो भी लोग हैं उनको स्टेट के में ही रहना है, स्टेट में रह के ही कल्याण हो सकता है, स्टेट की बातों को मानना है। और ये आधार कैसा है? फिलोसफिकल बातें, यहाँ फिलोसफी को मिला करके इसकी चर्चा होती है, आत्मा, परमात्मा, इस सब को मिलाकर बात होती है, इसलिए फिलोसफिकल आइडियलिज्म। आपसे तो इतना नहीं पूछेंगे, आप तो इतना रखें, फिलोसफिकल आइडियलिज्म के फादर कौन है? तो प्लेटो है, ठीक है। अब फिलोसफिकल आइडियलिज्म के फादर प्लेटो हैं। आगे अब यहां इससे हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, सुकरात को लेकर के हम लोगों को यहां पर चर्चा करना है। तो फिलोसफिकल आइडियलिस्ट हो गए, तो आइडियलिस्ट यहां ये चीजें चर्चाएं हो गई थी। तो देखिएगा, हम लोग यहां चर्चा कर रहे थे, उसको मिला के अब देख रहे हैं, सुकरात को मिला करके। देखिए, जो आइडियलिस्ट हैं वो अब्सोल्यूट ट्रुथ को मानते हैं। वो कहते हैं अब्सोल्यूट ट्रुथ खोजा जा सकता है, अब्सोल्यूट ट्रुथ यानी निरपेक्ष सत्य। जो सुकरात था वो कहता था कि हम एक दूसरे से संवाद करें, हम कुछ बात कहते हैं कि न्याय क्या है। तो अगर हमारी न्याय की जो धारणा है उसमें कुछ भी अगर गलत अंश है ना, रॉन्ग पार्ट जो भी होगा, जब उससे दूसरा व्यक्ति और हम जब तर्क वितर्क करेंगे, कुछ लोग मिलकर तर्क वितर्क करेंगे, तो जो फॉल्स पार्ट है, जो रॉन्ग पार्ट है उस बातों का, वो कटता चला जाएगा और अंत में एक परिष्कृत, एक बढ़िया सा हमें निरपेक्ष अब्सोल्यूट ट्रुथ मिलेगा, सत्य मिलेगा कि न्याय क्या है ना, ये चीजें हो जाएगी। इसी तरह से स्वतंत्रता क्या है, इस तरह से कुछ भी एक हमें स्पष्ट रूप से मिलेगा जो हम सार्वभौमिक, यूनिवर्सल होगा, हम सभी जगह लगा सकते हैं। मैंने कल ये भी बताया था कि जो आइडियलिस्ट थे, ये सुकरात और प्लेटो थे, उससे पहले यूनान में सोफिस्ट हुआ करते थे। सोफिस्ट एक प्रोफेसर होते, पढ़ा लिखा होते थे, जो डिबेट करते थे, पढ़ाते थे, पैसा लेते थे, है ना। तो ये सोफिस्ट का क्या मानना था? सोफिस्ट कहते थे जो ट्रूथ है ना, वो अब्सोल्यूट नहीं होता, ये रिलेटिव होता है। कौन मानता है? सोफिस्ट। और वर्तमान समय में कौन मानता है? पोस्ट मॉडर्निस्ट। इसकी भी चर्चा हम लोग पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियोलॉजी में कर चुके हैं। पुनः मैं दोहरा दूं,
आदर्शवादी कहते हैं अब्सोल्यूट ट्रूथ हम खोज सकते हैं, और सोफिस्ट क्या बोल रहे थे, अब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं खोज सकते, ट्रूथ तो रिलेटिव होता है, ट्रूथ तो सापेक्ष होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्लेटो के जो गुरु है सुकरात, वो कहते हैं हम अब्सोल्यूट ट्रूथ खोज सकते हैं चर्चा करके, एक दूसरे से चर्चा करके, और फाल्स पार्ट कटते चला जाएगा और लास्ट में हमें अब्सोल्यूट ट्रूथ मिलेगा जो सब जगह लागू किया जा सकता है। इसके लिए क्या करता था वो, कहीं बैठ के चौराहे पे बात करता था, है ना, खड़े होके कभी चर्चाएं होती थी, कहीं चर्चाएं हो रही है। तो ये जो डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी जो फर्स्ट जब प्लेटो जन्म हुआ था, उस प्लेटो के समय की जो डेमोक्रेसी फर्स्ट में जो है, इस डेमोक्रेसी में ये पाया गया एक मिनट देखिएगा, ये जो डेमोक्रेसी है फर्स्ट में, फर्स्ट के बाद आ गई रूल ऑफ 30। तो जो सुकरात है जो चर्चाएं कर रहा है चौक चौराहे पर बैठ के और लोगों के साथ जो चर्चाएं कर रहा है, उस समय क्या आ गया था, रूल ऑफ 30 आ गया था। पहले डेमोक्रेसी था प्लेटो के जन्म के समय, उसके बाद रूल ऑफ 30 आया है, उसी रूल ऑफ 30 के समय सुकरात है ना। सुकरात यहां भी था, फिर सुकरात यहां भी है। यहां सुकरात की चर्चा इसलिए हो रही है कि रूल ऑफ 30 जो थे, 30 लोगों का जो शासन था एथेंस में, इन लोगों ने आरोप लगाया सुकरात पे कि सुकरात जो है युवाओं का पथ भ्रष्ट कर रहा है, यानी युवाओं को बरगला रहा है, युवाओं को भड़का रहा है। किसके विरुद्ध, ये रूल ऑफ 30 के विरुद्ध। मतलब अब एक्चुअल में तो ठीक ही कर रहा था, वो तर्क की बात कर रहा था, वो अच्छा बताता था कि ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र चूंकि पहले था, फिर लोकतंत्र आया, तो इन लोगों का परिणाम है, ये चाह भी रहे हैं कि लोकतंत्र आए, लेकिन बाद में इसका परिणाम बड़ा बुरा रहा, इसलिए प्लेटो इसका विरोध है, अरिस्टोटल भी इसका विरोधी है। तो रूल ऑफ 30 के समय अपने दार्शनिक रूपों में, चूंकि ये फिलोसफर हैं, ये लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि सत्य क्या है, न्याय क्या है, इस सब की चर्चा हो रही है। तो रूल ऑफ 30 के समय ये पाया गया, कहा गया कि जो सुकरात हैं ये युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, इसलिए मुकदमा हुआ। तो सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद जब ये रूल ऑफ 30 खत्म हो गया तो फिर पुनः आ गया डेमोक्रेसी। तो देखिएगा, सुकरात को गिरफ्तार कौन किया है, रूल ऑफ 30, और 20 का प्याला कब पिलाया गया, ये डेमोक्रेसी में। रूल ऑफ 30 के बाद फिर डेमोक्रेसी आ गया है, जो कि सुकरात को 20 का प्याला पिलाया, है ना, 20 का प्याला पिलाया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्यों इतना बुरा मान रहा है, फिर एथेंस से प्लेटो चला क्यों गया, ये दर दर भटका क्यों। तो इसके लिए आपको यही यहां ध्यान रखना है कि एक तो सुकरात को 20 का प्याला पिला दिया गया। यहां पे अगर हम थोड़ी सी पीछे जाके चर्चा करूं तो जो सुकरात, ये जो प्लेटो है, प्लेटो शुरू में स्टेटमैन बनना चाहता था। स्टेटमैन मतलब राजनीतिज्ञ बनना चाहता था। जो भी वहां एथेंस में व्यवस्थाएं थी वो चाहता था स्टेटमैन बनूं। इसके मामा, इसके पापा अच्छे पोस्ट पे थे स्टेटमैन, इनकी बड़ा ख्याति थी, बड़ा इज्जत होती थी, तो ये भी चाहता था बनूं। पर ये धीरे धीरे इसके लिए वो सोफिस्टों के संपर्क में गया, और सोफिस्ट जो थे भौतिकवादी थे, रिलेटिव मानते थे, वो व्यक्तिवादी थे, इंडिविजुअलिस्ट थे, और ये दोनों में द्वंद्व होता था। फिर प्लेटो को ये पता चला कि एक व्यक्ति है जो सोफिस्टों से भी चैलेंज ले लेता है, तो वो है सुकरात। तो सुकरात के पास गया, और सुकरात के पास जाकर के वो जन्म तक ले, अंतिम समय तक ले वो सुकरात का ही शिष्य बना रहा। तो शुरू में तो चाहता था स्टेटमैन बनूं, शुरू में तो चाहता था कि हम भी अच्छे पोस्ट पे जाएं, लेकिन बाद में जब ये सब घटनाएं उसने देखा तो उसका मन जो है भंग हो गया, है ना। अब ये सब ठीक नहीं है, और भी ज्ञान भी हो गया उसको फिलॉसफी की, तो उसका स्टेटमैन बनने का जो सपना था वो थोड़ा सा दरकिनार हो गया। और कहते हैं कि चूंकि सुकरात को भी इसका पेड़ा पिलाया गया, तो प्लेटो को भय हो गया कि जब सुकरात जैसे इतना पढ़े लिखे आदमी का, इतना ज्ञानवान आदमी का ये दिन आ सकता है, तो मेरा तो कभी भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए इसने निर्णय लिया, जब सुकरात को 20 का प्याला दे दिया गया था, तब ये भय से क्या सोचा, या और भी कारणों से ये सोचा कि हम एथेंस छोड़ देते हैं। ये सोचा कि इतना अच्छे लोग व्यक्ति का अगर ये हो गया, तो ये तो हम पे भी
तो इसलिए इसने क्या किया, एथेंस छोड़ दिया। और एथेंस छोड़ने के बाद वो सिसिली, ग्रीक ऐसे घूमता रहा, भटकता रहा। लेकिन बाद में अब कहाँ, मतलब जाओ आपका घर है, जो आपका देश है, वहीं वापस फिर लौट के आना है। जब इसको और कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसने सोचा पुनः लौटते हैं, तो ये पुनः लौट आया। और लौट के जब आया तो इसने अकादमी की स्थापना करी, विश्वविद्यालय बनाया, अकादमी। इसने एकेडमी इसने अकादमी की स्थापना करी। इससे अकादमी जो है, प्लेटो का जो अकादमी है, ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी है या प्लेटो का संबंध किससे है, तो एकेडमी से है। इस एकेडमी को, प्लेटो के जो एकेडमी था, उसको कहा जाता है यूरोप का फर्स्ट यूनिवर्सिटी। यूरोप का फर्स्ट यूनिवर्सिटी का ख्याति प्राप्त है इस अकादमी को। और इस अकादमी के गेट पे ही लिखा था कि जिसको रेखागणित मतलब ज्यामिति मतलब जियोमेट्री, जिसको जियोमेट्री का ज्ञान नहीं है वो इस अकादमी में प्रवेश ना ले। तो अब बात आती है फिर ऐसा क्यों लिखा। ऐसा रेखागणित का मतलब और ये जो ज्योमेट्री का मतलब है, ये तर्क पे चलता है ना, तर्क पे चलता है। यानी जिसके पास रीजन है, बुद्धि है, जो तर्क करना जानता है, जो एक तर्क को दूसरे तर्क से काटना जानता है, वही यहां एडमिशन ले, वही इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले, है ना। और यहां पे वही आए, ऐसा नहीं कि लाठी के दम पे कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा। तर्क को काट तर्क ही होना चाहिए। तो इसने एकेडमी की स्थापना करी और यहीं पे इसने अपना बुक्स लिखे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके कई बुक्स, जिसमें इसने द रिपब्लिक, तो ये अभी आपने लिखे, प्लेटो के बुक्स अलग से हम लोग करेंगे। तो इसने रिपब्लिक की चर्चा की। तो कुछ चर्चाएं हमने आपको साथ में कर लिया। यहाँ 20 का प्याला पिलाया गया है, उसमें भी उसने द एपोलॉजी लिखा है ना, क्रीटो बुक लिखा है, तो उसमें भी इस घटना की चर्चा किया है। तो ये सब हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। और अब हम और आ जाते हैं, कुछ तथ्यात्मक चीजें आपने लिखा है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर प्लेटो है, परफेक्ट या कंप्लीट ग्रीक प्लेटो है, फादर ऑफ फिलोसफिकल, फादर ऑफ एथिकल, है ना, आइडियलिज्म कौन है, तो प्लेटो है। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने जान लिया। अब हम सीधे कोई मध्यकाल की चर्चा नहीं करेंगे, अब हम सीधा आ जाएंगे आधुनिक काल पे। और आपको एक चीज मैं बताया था कि जो चिंतन है, रोमन चिंतन है, फिर मध्ययुगीन चिंतन है, उसको ईसाई चिंतन भी बोला जाता है, फिर आधुनिक चिंतन है, उसके बाद अभी जो है समकालीन चिंतन है। तो ये 5 प्रकार के चिंतन थे। तो अब हम जो तथ्यात्मक करेंगे वो करेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीतिक चिंतन। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता या प्रणेता, ये तो सीधा आपको ध्यान रखना है, मैकियावेली है ना। ये कौन है, मैकियावेली है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहां थॉट का प्रयोग किया है, ना ही फिलॉसफी, नहीं हमने फिलॉसफी की चर्चा किया है और नहीं हमने साइंस की चर्चा किया है, सीधा हमने थॉट की चर्चा कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे फिलॉसफी होता है, वो क्या होता है, फिलॉसफी जो होता है वो वैल्यू बेस्ड होता है। वैल्यू बेस्ड फिलॉसफी जो होता है ये मूल्यात्मक होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल्यात्मक। फिलॉसफी जो होता है वो होता है वर्णात्मक। वर्णात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ये है फिलॉसफी, जिसमें आत्मा, परमात्मा, ये सबको आधार बना के चर्चा की जाती है। लेकिन जो साइंस होता है वो साइंटिफिक अप्रोच रखता है ना। इसमें इंडक्टिव मेथड प्रयोग होते हैं, यहां डिडक्टिव मेथड प्रयोग होते हैं, डिडक्टिव मेथड, यहां इंडक्टिव मेथड प्रयोग होते हैं। साइंस में ये डेटा पे ध्यान देता है। और जो थॉट होता है, ये क्या होता है, थॉट जो होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो
मूल बातें हैं, बहुत सारे थिंकरों का जो मूल बातें हैं वो एक जैसा होता है, तो उसको मिला के एक थॉट बनाया जाता है। जैसे रोमन चिंतन, यानी रोम के समय रोमन थॉट जो था, है ना, उसके बाद यूनानी चिंतन, उससे पहले हम चाहे मध्ययुगीन चिंतन, है ना, मिडाइवल थॉट, इस तरह से मॉडर्न थॉट, अभी कंटेम्परेरी थॉट। तो थॉट उसको बोलते हैं जो मूल बातें, सभी चिंतकों में मूल बातें मिलेगी तो उसको थॉट बोलते हैं। मध्ययुगीन चिंतन में देखें तो धर्म प्रधान है, सब कुछ को एक्सप्लेन धर्म के अनुसार किया जा रहा है। डार्क एज का चर्चा हमने किया था बेसिक में। अब अगर मॉडर्न एज की बात करें, आधुनिक राजनीतिक चिंतन, इसमें किसकी बात हो गई? इसमें अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत मैकियावेली से हो गई, और इसमें नेशन स्टेट की चर्चा होती है। यहां पे सेकुलरिज्म की चर्चा होती है ना, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा होती है, यहां पे सोवर्निटी की चर्चा होती है, संप्रभुता की चर्चा होती है। तो यहां पे ये इस प्रकार के आधुनिक कंसेप्ट है ये। तो इसकी शुरुआत जो है ये सब चीजों की, नेशन स्टेट, सेकुलरिज्म, है ना, उसके बाद सोवर्निटी, ये सब की जो चर्चा है इसकी शुरुआत मैकियावेली से हो जाता है, इसलिए कहते हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता, है ना। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? तथ्यात्मक चीजें एक बार दोहराते हैं। हमने पढ़ा है पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कौन है? तो प्लेटो। पॉलिटिकल साइंस, है ना, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ये छूट रहा है। पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? पॉलिटिकल साइंस किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल, है ना, इसको बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान का पिता। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये तो आप ध्यान रखें। राजनीतिक विज्ञान का पिता, और एक होता है वैज्ञानिक राजनीति। वैज्ञानिक राजनीति इंग्लिश में बोलेंगे साइंटिफिक पॉलिटिक्स। तो हम लोग यहां पे दो चर्चाएं कर लिए। पॉलिटिकल साइंस का फादर अरिस्टोटल, है ना, राजनीति विज्ञान का फादर, और वैज्ञानिक राजनीति साइंटिफिक पॉलिटिक्स का फादर कौन है? तो यहां आपको ध्यान रखना हॉब्स। ये हॉब्स है यहां पे, यानी हॉब्स को हम कहेंगे कि साइंटिफिक पॉलिटिक्स की बात करता है, और हॉब्स तो स्वयं कहता है कि मेरा जो राजनीति है वो साइंटिफिक है। और अगर आपसे सीधा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक कौन है जो अरिस्टोटल का सीधा ही विरोध करता है, सबसे बड़ा आलोचक है, अगेंस्ट है उसका, कि नहीं वो तो साइंटिफिक नहीं था, साइंटिफिक तो मेरा है, ये कौन बोलता है? ये हॉब्स बोलता है। और हॉब्स बड़ा भारी आलोचक है अरिस्टोटल का, कि अरिस्टोटल ने जो भी कुछ किया वो कुछ तो काम अच्छा किया, और वहां गड़बड़ क्या कर दिया कि उसने, देखिए, उसने 158 संविधान को कलेक्ट किया, कंपैरेटिव अध्ययन करने लगा, और कंपैरेटिव अध्ययन करके इस जो संसार है उसके मूल में क्या है, फंडामेंटल क्या है। तो यहां कुछ लोगों का मानना है कि विचार, है ना, कुछ लोगों का मानना है कि विचार मूल में है, और कुछ लोग मानते हैं, यानी आइडिया, इसी को इंग्लिश में फॉर्म बोलते हैं, और कुछ लोगों का मानना है नहीं, मैटर है ना, मैटर है। ये विचार को हम प्रत्यय भी बोलते हैं, इंग्लिश में ठीक है, आइडिया और फॉर्म बोलते हैं। ये विचार को ही हम हिंदी में आत्मा भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो सृष्टि है उसके मूल में आत्मा है, ये पूरा संसार का निर्माण आत्मा से हुआ है, विचार से हुआ है, आइडिया से हुआ, फॉर्म से हुआ है। कुछ लोगों का मानना ना, सब कुछ मैटर है, कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, सब इहलोक है, उहलोक की बात नहीं। तो ये लोग पारलोक की चर्चा करते हैं, पारलौकिक, लेकिन ये लोग इहलौकिक चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि जड़ तत्व मतलब मटेरियल, जो भौतिक चीजें हैं, जड़ तत्व इंपॉर्टेंट है, यही मूल है। तो इसमें कौन है? इसमें है हॉब्स, इसमें है कार्ल मार्क्स भी आपको मैंने बताया था, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कि जो भी कुछ है सब तो इकोनॉमिक ही है, जिसका इकोनॉमिक्स पे कंट्रोल है वो सब कुछ कंट्रोल करता है ना। तो यहां मार्क्स रखेंगे। लेकिन आइडिया और फॉर्म में कौन है? तो आपको सीधा ध्यान रखना है, जितने आइडियलिस्ट हैं ये सब यहां पे है। तो प्लेटो,
तो प्लेटो यहां हो जाएगा, अरिस्टोटल को यहां रखते हैं, है ना। यहाँ पे हीगेल, आप हीगेल की भी चर्चा सुनेंगे, हीगेल है यहाँ पे, कांट है जो कि आइडिया की बात करता है, बोसांके है जो कि आइडिया की चर्चा करता है। तो ये सारे लोग आइडियलिस्ट हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के, और ये जो है जो मैटर को प्रधान मानते हैं। तो हॉब्स क्या कहता है कि अच्छा भला जो अरस्तु था वो मैटर की चर्चा कर रहा था, उसने गड़बड़ कहां कर दी, उसे फिर आइडिया और फॉर्म की चर्चा करने लगा। और अरस्तु क्या मानता है, अरस्तु मानता है आइडिया भी इंपॉर्टेंट और मैटर भी इंपॉर्टेंट, दोनों को मिलने से बना है ना। हमको एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, नहीं इसी को सच मानना है, नहीं इसको सच मानना है, हमको गोल्डन मीन मानना है। ये क्या है भाई गोल्डन मीन? जैसे हमारे बुद्ध धर्म में मिडिल पाथ का कंसेप्ट है, यहां पे गोल्डन मीन का कंसेप्ट है। अगर सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु इज एसोसिएटेड विथ गोल्डन मीन, तो अरिस्टोटल। हु इज एसोसिएटेड विथ मिडिल पाथ, गौतम बुद्ध। तो अगर गोल्डन मीन क्या है कि हमको ना ही राइटिस्ट हो जाना है नहीं तो लेफ्टिस्ट हो जाना है, मॉडर्न कंसेप्ट में आपको बोल रहा हूं। एक गोल्डन मीन इसके संदर्भ में चर्चा किया था कि ना ही मैटर और ना ही आइडिया, दोनों के मिलने से हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए, उसका विचार किया जाए, उसके जो भी उसने जो भी दिया है थॉट, तो पता चलता है कि जो अरस्तु है वो इस साइड झुका हुआ है। तो इसीलिए हॉब्स बोलता है कि अरस्तु आत्मा परमात्मा विचार ये सब की चर्चा करता है। और आपको भी पता है आत्मा परमात्मा विचार ये सब कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, साइंस में तो ये होता ही नहीं, है ना। साइंटिफिक चीज क्या होता है, डेटा पे ध्यान देता है, इंप्रिसिज्म पे ध्यान देता है, बोलिए। तो इसलिए हॉब्स इसका विरोध करता है और कहता है ये तो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक तो मेरा है। और हॉब्स ने मोशन के लॉज के आधार पे, गति के नियम, मोशन के आधार पे इसने एक्सप्लेन किया है इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ये स्टेट का निर्माण कैसे हुआ है ना। तो हॉब्स, लॉक, रूसो, सोशल कंट्रैक्ट इन तीनों ने दिया है। हॉब्स, लॉक, रूसो, सोशल कंट्रैक्ट इन लोगों ने दिया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सामाजिक समझौता की चर्चा किया है इन लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के लिए। तो गति के नियम के आधार पे, जब देखो हॉब्स है मैकियावेली के बाद, तो हॉब्स जो है आधुनिक है। तो आधुनिक में रेनेसा, पुनर्जागरण, है ना, वो सब चीजें हमने आपको चर्चा किया था। तो उस समय क्या हुआ था, साइंटिफिक चीजें बढ़ गई थी और बहुत सारे गैलीलियो गैलीली, न्यूटन, कोपरनिकस, है ना, केपलर पहले ही है। तो इन सभी लोगों ने मोशन के आधार पे सब चीजों को गति के आधार पे एक्सप्लेन किया। और इनकी गति का नियम हम लोग 10वीं के लेवल में, 12वीं के लेवल में पढ़े हैं थोड़ा। तो ये जो है ना, हॉब्स पे गैलीलियो का प्रभाव है और साइंस में जो गति के नियम चल रहे थे उसका प्रभाव है इस पे। और ये क्या कहता है कि हर चीज के पीछे गति जिम्मेदार है। और कहता है कि मानव की जो इच्छाएं हैं, बाहरी जो भी चीज गति है, उसके वजह से मानव की इच्छा में गति होता है। और इच्छाएं जो है वो तो बड़ा ही अनकंट्रोल है, वो तो बड़ा ही विस्तार है। लेकिन जो संसाधने हैं वो तो सीमित हैं। तो व्यक्ति के मन में इच्छाएं होता है बाहर के चीजों को देखकर, और ये चाहता है कि हमें भी वो प्राप्त हो। और चूंकि संसाधनें तो कम है, तो इसलिए वो चाहता, ये सिक्योरिटी की बात होने लगती है। इस टाइप से उसने एक्सप्लेन किया है स्टेट के निर्माण के लिए कि भय के वजह से स्टेट का निर्माण हुआ है। और इसके पीछे कारण उसने क्या बताया कि मोशन है, गति है। इच्छाओं, जो बाहरी जो गतियां हैं वो मानव वृत्तियां, मानव की में इच्छाएं की गति ला देती है। और ये गतियां ऐसे आगे बढ़ के स्टेट का निर्माण होता है। तो हम पूरा यहाँ हॉब्स की चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा हमने चर्चा कर लिया। तो इतना हमको पता चल गया। अभी आपको याद है, अब रटना नहीं पड़ेगा। साइंटिफिक पॉलिटिक्स का फादर कौन है, तो हॉब्स, साइंटिफिक पॉलिटिक्स। लेकिन अगर सीधे पॉलिटिकल साइंस का फादर पूछा जाए तो वो है अरिस्टोटल। अच्छा, अरिस्टोटल जो है वो केवल पॉलिटिकल साइंस का ही फादर नहीं है, अरिस्टोटल जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी फादर है ना। अरिस्टोटल जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी फादर है। और साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसका भी वो फादर है। तो अरिस्टोटल 3 चीज का फादर हो गए। कौन कौन? सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस का फादर हो गए, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर हो गए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद का फादर हो गए। तो ये 3 का फादर हो गया कौन? अरिस्टोटल। प्लेटो किसका फादर है? तो एक तो पॉलिटिकल फिलॉसफी का इसको फादर माना जाता है।
और देखिए जो हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो एक है परंपरागत यानी प्राचीन क्लासिकल, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी, क्लासिकल। और एक है आधुनिक, एक है आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, और एक है समकालीन, कंटेम्पररी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। तो क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत का फादर माना जाता है किसको? प्लेटो को। तो ये भी आप ध्यान रखिए, प्लेटो जो है राजनीतिक दर्शन का पिता है, राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर है। और प्लेटो जो है क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी का फादर है, क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी का फादर है। आप कहोगे कि आधुनिक का कौन है, तो इसकी चर्चाएं बाद में होगी, पर अभी हम एक चर्चा जो समकालीन की जरूर करेंगे। और इससे पहले हम लोग यहाँ बात करें कि जो परंपरागत राजनीतिक चिंतन है वो किस पे ध्यान देता है? वो ध्यान देता है जो प्लेटो जिस पर ध्यान दे रहा है, मूल्यों पे, वैल्यू बेस्ड पे, डिस्क्रिप्टिव पे, है ना। लेकिन आधुनिक जो है, ये जो आधुनिक जो हमने बिहेवियरलिज्म पढ़ा था 1940 के से लेकर 1970 के बीच में एक डिबेट होने लगा, डेविड स्टर्न ये सारे लोगों ने करने लगा कि साइंस पे ज्यादा उन लोगों ने ध्यान दिया। शिकागो स्कूल की हमने चर्चाएं की थी बिहेवियरलिज्म में, और ये सारे लोग साइंटिफिक चीजों पे ध्यान देने लगे, है ना, साइंस पे, एम्पिरिसिज्म पे ध्यान दिया जाने लगा। तो छूट क्या गया? छूट गया वैल्यू बेस्ड जो परंपराएं थी वो, यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में, क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी में जो चर्चाएं होती थी, डिस्क्रिप्टिव बातें होती थी, वैल्यू बेस्ड बातें होती थी, वो सब छूट चुका है। अब बात हो रही एम्पिरिसिज्म की, साइंटिफिक चीजों की, डेटा की बात हो रही है आधुनिक में। तो कहा गया इस समय पीरियड में कहा गया कि जो क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी है, अब ऐसे ना कहा कि सीधा कह दिया गया कि पॉलिटिकल थियरी का डेथ हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल थियरी का अंत हो गया है। पॉलिटिकल थियरी का क्या हो गया है? अंत हो गया है। तो पुनः इसकी चर्चा करता है कौन? जॉन रॉल्स। ये सारे आपके सीयूटी में है, ध्यान रखिएगा। जॉन रॉल्स की किताब है 1971 में, जिसको बुक का नाम है, बहुत ही फेमस बुक है, थियरी ऑफ जस्टिस। 1971 में आई थी थियरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स का है, जॉन रॉल्स। एकदम ध्यान, अब काहे इसको बुक को ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है बुक। क्यों पूछा जाएगा? पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। जब पॉलिटिकल साइंस में आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत है, जिसमें साइंस फैक्ट्स की जब बात हो रही है, तो इसने पुनः राजनीति विज्ञान में वैल्यू को ला दिया। तो कहा जाता है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का प्रणेता या पिता। किसको? जॉन रॉल्स को। सीधा ही क्वेश्चन कर दें कि समकालीन राजनीतिक चिंतन, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का प्रणेता, फादर ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी का थियरी कौन है? फादर ऑफ पॉलिटिकल कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी। तो सीधा रॉल्स याद रखना है। इसको हिंदी वाले थोड़ा ध्यान दें, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। अब देख रहे हैं खत्म हो गया है सिद्धांत, कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो चुका है, मतलब वैल्यू खत्म हो गई है, डिस्क्रिप्टिव नेचर जो है उसका खत्म हो गया, राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो गया था। कहां? आधुनिक में कहा गया, इस टाइम पीरियड में कहा गया। लेकिन जॉन रॉल्स ने क्या कर दिया? इन राजनीतिक सिद्धांतों का रिवाइवल कर दिया, है ना, रिवाइवल कर दिया, पुनरुत्थान कर दिया उसका। तो इसलिए कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान किसके द्वारा हुआ है? तो जॉन रॉल्स के द्वारा, है ना। और रॉल्स बड़े ही मजेदार थिंकर हैं। रॉल्स की हमने चर्चाएं हम लोग करेंगे एज अ थिंकर। और रॉल्स ने जब अपना थियरी ऑफ जस्टिस लिखा, उसके तुरंत बाद रॉबर्ट नोजिक ने इसके विरोध में आ गया, है ना। और हमारे देश में अमर्त्य सेन है, आइडिया ऑफ जस्टिस, तो वो भी बुक लिखे। तो फिर जो वैल्यू बेस्ड चीजें हैं उसकी चर्चा होने लगी। अब सब कुछ समझ में आ गया, आपको वैल्यू समझ नहीं आया, ये वैल्यू बेस्ड क्या होता है? तो देखिए, जो राजनीति विज्ञान हम पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजें जानते हैं, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, लोकतंत्र, है ना, असमानता, इसी तरह से शक्ति, पावर, ये सब जो चीजें होता है वो वैल्यू बेस्ड होता है। तो इस समय पीरियड में, यहाँ जो हमने समय लिखा था 1940 से 70 के बीच में, तो पावर की तो चर्चा हुई थोड़ा बहुत, लेकिन
फ्रीडम, ये सब चीजों की चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए कहा गया कि ये डेट हो चुका है। तो जॉन रॉल्स ने इसका पुनः रिवाइवल कर दिया, रिविजिटेड हो गया। तो राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान अगर सीधा ही कह दिया जाए तो इसका आंसर आएगा जॉन रॉल्स। तो ये सब तथ्यात्मक चीजें हैं। और हम गति देखिए कैसा है हॉब्स के भाषा में। सबसे पहले हमने चर्चा किया पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर, फिर हमने चर्चा किया एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसफी, वो एंशिएंट लगा दे तो एंशिएंट समय प्लेटो का ही है तो एंशिएंट हो गया। फिर हमने चर्चा किया पॉलिटिकल साइंस का फादर अरिस्टोटल, फिर हमने कहा साइंटिफिक पॉलिटिक्स का फादर हॉब्स, है ना। और फिर हमने एक चर्चा किया मैकियावेली के संदर्भ में कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर कौन है, तो मैकियावेली, है ना। और यहां पे हमने एक चर्चाएं कर ली कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी का प्रणेता कौन है, रॉल्स। और इसी को कहा जाता है दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान किसके द्वारा हुआ है, रॉल्स के द्वारा हुआ है। ये जो थियरी ऑफ जस्टिस बुक आया, उसके बाद फिर से वैल्यू बेस्ड चीजें, डिस्क्रिप्टिव चीजें की चर्चा होने लगी पॉलिटिकल साइंस में। तो राजनीतिक सिद्धांत को आप ऐसे 3 भागों में बांट सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ साइंटिफिक शब्द जो आया है इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। और बहुत अच्छा इससे क्वेश्चन बनाया जाता है मैचिंग करने के लिए, कल मैंने दिखाया भी था, है ना। देखिएगा साइंटिफिक पॉलिटिक्स की बात हम करते हैं, वैज्ञानिक राजनीति, लेकिन यहीं पे लगा दें वैज्ञानिक समाजवाद। ये किसका है भाई, ये है मार्क्स का, है ना, ये है मार्क्स का। तो आपको पता है मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स से पहले जो भी लोग थे समाजवादी, वे सारे सुंदर गुलाबों की कल्पना तो किए हैं, पर एक गुलाब उगेगा कैसे, इसकी चर्चा नहीं किए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्क्स की भाषा, ये मार्क्स की भाषा है। मार्क्स ये कहता है कि हमसे पहले जितने समाजवादी हुए हैं सबने तो अच्छा बात किया है, लेकिन समाजवाद आएगा कैसे रियलिटी में। साइंटिफिक किसको बोलते हैं, जो रियल में हो, है ना। आइडिया, फॉर्म्स, ये सब तो विचारों में होता है, वो बाद में इंप्लीमेंट हो जाए अलग बात है, लेकिन तुरंत तो नहीं होता। लेकिन साइंटिफिक चीजें तो एकदम फट हो जाती है, अभी परीक्षण हुआ चलो फिर दिखा देते हैं, ऐसा होता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, इसको वैज्ञानिक समाजवाद जो है साइंटिफिक सोशलिज्म, जो साइंटिफिक सोशलिज्म है इसका फादर कौन है, तो मार्क्स है। और मार्क्स बोलता है कि मेरा जो सोशलिज्म है, मैं जो बता रहा हूं रिवोल्यूशन करने का तरीका, ये ऐसे रियल में आ जाएगा समाजवाद। और हमको भी पता है, आपको भी पता है कि समाजवाद आया, है ना। रसिया में आया, बोल्शेविक क्रांति हुई, और जगह पे हुई। मार्क्स के जीते जी बहुत कम हुआ, छोटे लेवल पे हुआ, लेकिन उसके मरने के बाद बोल्शेविक क्रांति हुई, है ना। और आज तो यही विचार, जो कोल्ड वॉर था वो सोशलिज्म और लिबरलिज्म के ही बीच में वो लड़ाई था, एक वैचारिक लड़ाई था। तो वैज्ञानिक समाजवाद जो है ये मार्क्स का है। चलिए यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक राजनीति को ही हॉब्स के संदर्भ में यहां एक और आता है वैज्ञानिक भौतिकवाद। भौतिकवाद ये क्यों भाई, क्या मार्क्स भौतिकवादी है कि नहीं है, वो तो बोल ही रहा है मटेरियल चीजों की चर्चा का। वो तो अरस्तु का विरोध इसीलिए कर रहा है कि अरस्तु आइडिया और फॉर्म की चर्चा करने में लग गया। अच्छा भालो मैटर की चर्चा कर रहा था, गोल्डन मीन, वो आइडिया और फॉर्म की तरफ ना जाके थोड़ा इधर हो जाता पूरा, तो उसको हम साइंटिस्ट मानते कि वो साइंटिफिक था उसका, लेकिन साइंटिफिक उसका नहीं था, मेरा साइंटिफिक था। कौन बोल रहा है, हॉब्स बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक है, वो आइडिया फॉर्म की विरोध कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे वैज्ञानिक भौतिकवाद, साइंटिफिक मटेरियलिज्म, ये है मटेरियलिज्म। साइंटिफिक मटेरियलिज्म का फादर कौन है, या हु इज एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मटेरियलिज्म। तो साइंटिफिक मटेरियलिज्म जैसे आ जाएगा तो उसका आंसर हॉब्स हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिक सोशलिज्म आ जाएगा तो उसका आंसर मार्क्स हो जाएगा। और देखिए ये भौतिकवाद को ही इसी के साथ में और मिला के जोड़ते हैं यांत्रिक गति का नियम हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो चैप्टर का ही नाम है मैकेनिक्स, चैप्टर का ही नाम है मैकेनिक्स। जो हम गति का नियम पढ़ते हैं, यूनिट डायमेंशन ये सब पढ़ते हैं, उस चैप्टर का ही नाम होता है मैकेनिक्स, है ना। एक यानी जो फिजिक्स का एक उप शाखा है मैकेनिक्स, उसी में ये सब चीज पढ़ा जाता है। तो चूंकि गति पे ध्यान दे रहा है हॉब्स, किस पे ध्यान दे रहा है, गति पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं यांत्रिक भौतिकवाद।
तो ये इसी का है यांत्रिक भौतिकवाद, यानी मैकेनिक्स मटेरियलिज्म, है ना। तो यांत्रिक, इसका इंग्लिश मैकेनिक्स और मटेरियलिज्म, यांत्रिक भौतिकवाद। तो हॉब्स के कई को जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक राजनीति, वैज्ञानिक भौतिकवाद, यांत्रिक भौतिकवाद, ये किसका है, इसी का है। अच्छा, भौतिकवाद शब्द को हम थोड़ा पकड़ते हैं और शब्दों का हेरफेर देखिए। हॉब्स के बाद अब भौतिकवाद कहां आ रहा है, मार्क्स में आ रहा है। कैसे, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक भौतिकवाद ये किसका है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किसका है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किसका है, तो ये सीधा मार्क्स आंसर होगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किसका है, मार्क्स का है। एक और शब्द देखते हैं, द्वंदात्मक भौतिकवाद ये किसका है, ये भी मार्क्स का है। डाइलेक्टिकल मटेरियलिज्म, एकदम आपको ये सारे चीज आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में कभी भी आपसे डायरेक्ट हु इज एसोसिएटेड ऐसे करके पूछ सकते हैं, या मैचिंग करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। ये तथ्यात्मक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये मार्क्स का है, द्वंदात्मक भौतिकवाद ये है किसका, मार्क्स का। लेकिन वैज्ञानिक भौतिकवाद किसका है, ये है हॉब्स का। यांत्रिक भौतिकवाद किसका है, हॉब्स का। ये शाब्दिक हेरफेर है, टर्मोलॉजिकल गड़बड़ा देगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये सब तो अब हमने चर्चा कर लिया। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, जो मार्क्स है वो भौतिकवादी है, वो इकोनॉमिक सब कुछ को बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर में बांट दिया है। कह रहा है कि इकोनॉमिक्स पे जिसका कंट्रोल है ना, मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिसका धन रुपया संपत्ति जिसके पास है सब कुछ करेगा वो, है ना, धर्म राज वो सब कुछ, तो वो बेसिक वो उसको सुपर स्ट्रक्चर मानता है। स्टेट को, धर्म को, सब चीजों को वो मानता है कि ये सुपर स्ट्रक्चर है। लेकिन बेस किसको मानता है, इकोनॉमिक्स, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को और मीन्स ऑफ रिलेशन को मानता है। हम मार्क्स जब पढ़ेंगे तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि भौतिकवादी है, इसकी हमने चर्चा कर ली। अब ऐतिहासिक करते हैं। मार्क्स बताता है कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है वो 6 स्टेजेज में हुई है। और आदिम समाज, हालांकि यह चर्चा हम बेसिक में कर चुके हैं, है ना, जब मार्क्स की हम चर्चा और सोशलिज्म और मार्क्सिज्म कर रहे थे, है ना। तो वो कहता है कि जो मानव का विकास हुआ है और ये समाज जो गति पकड़ा है ना, तो वो कहता है कि पहले आदिम समाज था, फिर कहता है कि दास समाज आया, दास समाज सेलेब्री सिस्टम वाला, फिर उसने फ्यूडल सिस्टम कहा कि सामंती व्यवस्था आया, फिर कहा कैपिटलिस्ट व्यवस्था आया है, कैपिटलिज्म और लेबर, यहां दो लोग द्वंद्व है, दो लोगों में टकराव है। और उसके बाद कहता है कि इससे पहले हमने स्लेवरी सिस्टम देखा, वहां मास्टर है और स्लेव में टकराव है। कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटल है यानी कैपिटलिस्ट है और लेबर में टकराव है। इसके बाद कहता है कि इस सारे मजदूर कैपिटलिस्ट को मार देंगे और सभी धन संपत्तियों पे कब्जा कर लेंगे, सब प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। और यहां आ जाएगा मजदूरों का अधिनायक तंत्र, सभी मजदूर कंट्रोल कर लेंगे। और इसके बाद की अवस्था होगी, उसको वो कहता है कि होगा कम्युनिज्म, जिसमें न ही स्टेट होगा और न ही क्लास होगा। तो आप देख रहे हैं इतिहास के आधार पर यह व्याख्या कर रहा है। इसलिए जब हम मार्क्स पढ़ेंगे तो मार्क्स का स्टडी मेथड में क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पद्धति पढ़ेंगे। क्यों भाई, क्योंकि इतिहास की चर्चा कर रहा है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये भौतिक चीजों की व्याख्या इतिहास से जोड़ के कर रहा है। वो आज जिंदा उससे 1000 साल पहले जा रहा है, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और आज क्या है, फिर बाद में क्या होगा, ये इतिहास से जोड़ा है। और द्वंदात्मक भौतिकवाद क्यों भाई, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्यों, कह रहा है कि दोनों में द्वंद था, कोई भी व्यवस्था थी उन दोनों में टकराव था। स्लेवरी सिस्टम में मास्टर और स्लेव में टकराव था, कैपिटलिस्ट सिस्टम में कैपिटलिस्ट और लेबर में टकराव है, उसके बीच में द्वंद है ना। इसी तरह से, और ये द्वंद ही कारण है आगे बढ़ने का, द्वंद ही कारण है आगे बढ़ने का, और इससे समाज आगे बढ़ता है। तो हमने कुछ शाब्दिक हेर फेर था, इसको हमने आपको बता दिया। समय कितना हुआ, 9 बज रहा है। ये सारी चर्चाएं हमने कल कर ली थी। अभी जो लोग इस लाइव क्लास में उपस्थित हैं, क्या किसी को कोई बातों की दिक्कत है, वो जरूर बताएं। किसी को कोई दिक्कत है? सर, आपने जो गौतम बुद्ध के बारे में बताया, गौतम बुद्ध किस चीज में एसोसिएट थे? एक बार फिर से रिपीट कर देंगे वो बात।
एक बार फिर से बोल। हाँ हाँ आपने बताया ठीक ठीक, था, हाँ समझ गया। आपने बताया था गोल्डन मीन एरिस्टोटल से एसोसिएट है, गौतम बुद्ध किस चीज से एसोसिएट है? मिडिल पाथ, मिडिल पाथ, मिडिल पाथ, हिंदी वाले लिखेंगे मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ है ना। हु इज एसोसिएटेड विथ मिडिल पाथ, तो मिडिल पाथ से कौन है? गौतम बुद्ध, है ना। इस पे एक यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड हुआ है शालिनी, एक बार आप जरूर देखना, मिडिल पाथ और गोल्डन मीन विवाद ऐसे करके थंबनेल पे लिखा हुआ है, पर देखना। जब हम बेसिक में पढ़ रहे थे ना, ये चीजें मैं चर्चा किया था, आप नहीं थे जब आप शायद अहमदाबाद थे, उस समय की चर्चा हुई थी, तो उसमें मैंने क्लिप एक अपलोड किया है, तो आप देखना उसको। तो ये चीज हो गई, तो ये शाब्दिक हेर फेर है। अब किसी को कोई दिक्कत और कुछ दिक्कत नहीं ना? गीतांजलि समझ में आया? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज से कभी प्लेटो पढ़ी थी गीतांजलि? हाँ सर पढ़े थे। चलो, तो अभी तो हम प्लेटो नहीं पढ़े बहुत कुछ, अभी हम तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट किए हैं, और कुछ शब्दावलियां जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ एक मजेदार क्वेश्चन बनाया जा सकता है किस प्रकार से, एक अच्छा सा क्वेश्चन चर्चा करते हैं, देखिएगा। इसको अगर हम ऐसे ही लिख दें, सही सुमेलित करें, है ना, राइट मैच करना है, सही सही सुमेलित करना है, मैच करना है, और ऐसे सीयूटी के सिस्टम में हम ऐसे बना दें सीयूटी के तरह। देखो थोड़ा देर के लिए हम एनटीए बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो लोग तो बहुत बड़ा है और न ट्रस्टिंग है, हम पे तो आप लोग ट्रस्ट भी किए हैं, तो हम उनसे तुलना अपना नहीं करना चाहेंगे। रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको, अब सही इसका आंसर कर देंगे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हमने लिखा है, साइंटिफिक मटेरियलिज्म लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया है, और हम एक और लिख देते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। और इधर नाम देखिए लिख देते हैं, मार्क्स हो गया, हॉब्स हमने यहां नाम लिख दिया, अरिस्टोटल, और हमने लिख दिया प्लेटो। चार है। अगर इसको देखें तो ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, और ये है 1, ये है 2, और ये है 3, और ये है 4, और यहां बना दिया कुट। तो देखो कहा कि एक जो है वो मैच कर रहा है, हमने ऐसे बनाया है, 4 को ऐसे ऑप्शन होता है ना, ए बी और ऐसे सी करके फिर ऐसे डी, और यहाँ पे कर दे कि एक का एक जो है वो संबंधित है, ऐसा कहे कि बी से संबंधित है, ठीक। और इसमें और कहे कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो कहे अरिस्टोटल, यानी 4 जो है वो सी से संबंधित है, ऐसे करके बना दे, है। तो अब कहा जाए कि इसमें कौन सही है, तो हम लोग को तो डायरेक्ट आंसर लगता है, क्वेश्चन अब बनाना छोड़ते हैं, कौन किसका होगा आंसर, तो कोई बताएगा जल्दी से, बताइए। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म किससे जुड़ा हुआ है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा है, ओके। और साइंटिफिक मटेरियलिज्म? वो भी हॉब्स का ही है। चलिए हॉब्स का है। पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटल। चलिए अरिस्टोटल का है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी ये तो प्लेटो का है। आपको तिरछा कुछ नहीं करना है, सब हमने सीधा सीधा लिखा था, है ना। तो लेकिन अगर इसको पलट के आ जाए तो अब देखो आपको रटना कुछ नहीं पड़ रहेगा, हमने जो चर्चाएं किया है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्स हमने बातें किया था, है ना। और यहीं पे ये हमने बात किया था, साइंटिफिक सोशलिज्म भी था उसमें। तो जितनी सारी शब्दावलियां हमने चर्चा की है सब इसमें नहीं है, सब इसमें नहीं है। एक चलो और एक और क्वेश्चन और बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, कंप्लीट ग्रीक, है ना, ये 1 नंबर हो गया। यहां पे हम लिख देते हैं मॉडर्न, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। और हम लिख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिखा है हमने। और हम एक लिख लेते हैं साइंटिफिक
पॉलिटिक्स, हमने लिख लिया है ना, साइंटिफिक पॉलिटिक्स। क्या पहले था पता नहीं, चलो इधर आप आ जाते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना। अब तक ये किसी किताब में नहीं छपा है, डायरेक्ट आ रहा है यहां से, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर चाहिए, हम मार्क्स की चर्चा तो नहीं करना चाहिए, एरिस्टोटल कर लेते हैं, हॉब्स की चर्चा कर लेते हैं, और मैकियावेली की चर्चा कर लेते हैं। मैकियावेली, तो चलिए इसको अगर मिलान करना है तो क्या कीजिएगा बताइए। बताइए। कंप्लीट ग्रीक प्लेटो। कंप्लीट ग्रीक किसको उपाधि है? प्लेटो को। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट? मैकियावेली। मैकियावेली को फादर ही बोला जाता है इसका। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किससे मिला दें? एरिस्टोटल। अरिस्टोटल फादर है इसका। साइंटिफिक पॉलिटिक्स इसका फादर कौन है? हॉब्स। तो हमने जो भी आपको शब्दावलियां बताया है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बड़ा मजेदार बनाए जा सकते हैं। जो हमने शब्दावलियां बताया है उसमें एक शब्दावली आप और वैज्ञानिक चीजों से जुड़ा हुआ आप ध्यान दें। एक होता है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, यानी साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म। साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म, इसका जो फादर है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। सीधा ही आप लिख ले, हर्बर्ट स्पेंसर। देखो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, वैज्ञानिक राजनीति था, इसी तरह से वैज्ञानिक व्यक्तिवाद हो गया, है ना। शब्दों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना, इसलिए। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का फादर कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। जो हिंदी वाले नोट्स मिला हुआ है, सारी चीजें उसमें लिखी गई है, अब एक बार जरूर देखना। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का फादर कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। हमको भी पता है कि व्यक्तिवादी है हर्बर्ट स्पेंसर, है कि ना गीतांजलि? हाँ सर है। तो हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी है, तो ध्यान रखना है कि ये वैज्ञानिक व्यक्तिवादी है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जो फादर है वो हर्बर्ट स्पेंसर है। कैसे, क्यों? तो हर्बर्ट स्पेंसर है, वो कहता है व्यक्ति को महत्व मानता है। वो कहता है कि राज्य को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को तो फुल फ्रेज फ्रीडम मिलना चाहिए। राज किसी का कल्याण नहीं करेगा। एक व्यक्ति, उसको जितनी योग्यता है उतना अपना धन संपत्ति जो कमाना है करना है वो करेगा। और ये विज्ञान को, देखिए इसको वैज्ञानिक क्यों बोल रहे हैं, ये विज्ञान, जीव विज्ञान को जूलॉजी को आधार बना रहा है। क्या कह रहा है कि चलिए डार्विन के पास, और डार्विनवाद क्या कहता है? कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वही जीव रहेंगे जो शक्तिशाली हैं, जो योग हैं, अपने परिस्थितियों के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेगा, जो योग होगा, जो मजबूत होगा वही जीव बचेगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। और इतने बड़े बड़े डायनासोर खत्म हो गए, और भी बहुत सारे जीव खत्म हो गए, और रेड डाटा बुक और बढ़ता चला जा रहा है ना। तो उस समय तो रेड डाटा बुक नहीं था। तो जो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद है, साइंटिफिक जो इंडिविजुअल है, हर्बर्ट स्पेंसर कहता है जूलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेट करके, और वो डार्विन के पास चला जाता है। मतलब डार्विन के पास गया नहीं, सिद्धांत के पास। ये देखो डार्विन का सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मजबूत है, जो वही रहेगा जो अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। सर्वाइव कौन करेगा? जो मजबूत है, स्ट्रांग है, जो परिस्थिति अनुसार बदल रहा है। अरे वो एग्जाम्पल ऐसे थे कि जो 12 कुत्तियां हैं वो 12 बच्चे दी, और 4 अगर मर रहे हैं तो शेष जो कुत्तियां हैं, जो भाई बहन आप अपने भाषा में कह लें, तो उसका तो नहीं बचाते, वो तो मदद भी नहीं करते। तो मनुष्य भी क्या है? एक जीव है। जैसे डायनासोर जीव था, कुतिया एक जीव है, इसी तरह से व्यक्ति भी जीव है। तो हमको भी एक जीव की तरह ही रहना है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद ना करे, है ना। हमें फुल फ्लेज फ्रीडम चाहिए। अगर हमको जो इच्छाएं हो रही है हम करेंगे, इसी को व्यक्तिवादी कहते हैं ना, फुल फ्लेज फ्रीडम। कोई स्टेट को रोक टोक नहीं होना चाहिए। राज नहीं बताएगा, धर्म नहीं बताएगा कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। हम खुद निर्णय करेंगे, क्योंकि हम रीजनेबल हैं, हम तर्कशील हैं, हम विवेकशील हैं, हमारे पास खुद बुद्धि है, हम खुद डिसाइड कर लेंगे। हमारे जो स्वतंत्रता है उसको कम ना किया जाए। ये व्यक्तिवाद का कंसेप्ट है।
और इसको जोड़ किससे दिया? जूलॉजी से। और ये व्याख्या कौन कर रहा है? हर्बर्ट स्पेंसर। इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म का फादर है कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। तो बहुत सारे शब्दों की चर्चाएं हमने कर ली है ना? ये आपको कई जगह हेल्प करेगा। आज हम लोग इतने सारी बातें किया, हमने यहाँ पे आपको बताया था जो प्लेटो का लाइफ स्केच के बारे में चर्चाएं करनी थी, है ना? पर ठीक ठाक समय हो गया है, थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, 5-7 मिनट, देखते हैं और कितना हो जाता है, तब तक आपका समय हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे प्लेटो पे, है ना? और प्लेटो के जीवन परिचय की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लाइफ स्केच पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिए, प्लेटो जन्म हुआ है, कहाँ हुआ जन्म? एथेंस में। ठीक है, थोड़ा ठीक से ही चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि अब मास्टर छोड़ रहा है ना? चलिए, तो प्लेटो का जीवन परिचय बात करते हैं। परिचय, लाइफ स्केच। तो प्लेटो का जीवन परिचय है कि प्लेटो एथेंस में जन्म लिया है। समय है उसका 427 या 28 कुछ किताबों में है, और 347 बीसी में उसका जन्म हुआ है। एथेंस में हुआ है। एथेंस कहाँ है? यूनान में। एथेंस में हमने आपको बहुत सारी जो बातें और घटनाएं बताई प्लेटो से रिलेटेड, और सुकरात के बीच में जो चर्चाएं हमने आपको कराया, तो वो सब उसके लाइफ स्केच का पार्ट है। और जब सुकरात को विष का प्याला पिलाया गया, तो ये थोड़ा सा स्टेट्समैन बनने की जो इसकी चाहत थी वो कम हो गई, और ये दर दर भटकना, इधर उधर जाने की बात सोचा, और वो एथेंस छोड़ दिया। क्यों छोड़ा भाई? क्योंकि उसका मानना था कि सुकरात जैसे इतना विद्वान आदमी को अगर विष का प्याला पिलाया जा सकता है, तो हमरे जैसे आदमी कौन है? तो उसको थोड़ा भय हो गया, थोड़ा ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई, क्योंकि सुकरात के साथ साथ रहते रहते वो दर्शन की बात बहुत कुछ नया सीखा था, तो स्टेट्समैन बनने की उसकी इच्छाएं कम हो गई। तो उसने एथेंस छोड़ दिया, और 11 साल तक एथेंस से बाहर रहा। इटली, है ना? इटली के बाद अगर देखें तो सिसिली, ग्रीक, ऐसे वो पूरा घूमा। ग्रीक नहीं, मिस्र है, माफी चाहूंगा। सिसिली, मिस्र, ये पूरा घूमा। 3-4 जगह ये घूमा, और भी जगह गया होगा। कुछ लोग का मानना है कि वो भारत भी आया था, है ना? क्योंकि इतना भारत उस समय बड़ा एडवांस था। इन लोगों से पहले हमारी सभ्यताएं मजबूत थी। ये जब तो एक छोटे छोटे एक नगर सिटी स्टेट में थे, उस समय भारत में तो एम्पायर खड़ा हो गया था, तो बड़ा ही अथी है। और 4 वर्ण सिस्टम आपको पता है, हमारे देश में वर्ण सिस्टम चल रहा था प्राचीन में, तो प्राचीन काल में वर्ण सिस्टम, एथेंस एरा में। तो इसी तरह से जो प्लेटो घूम घाम के जब गया 11 साल बाद, तो एकेडमी की स्थापना करी। अकादमी की उसने स्थापना की, और इसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी की संज्ञा प्राप्त है, और यहीं पे रहा, है ना? और बहुत सारे इसने अपने रचनाएं करी। तो इसका द रिपब्लिक में इसने जो चर्चाएं किया है, तो इसमें थोड़ा सा ये रोमांटिसिज्म पे चर्चा किया है ना? रोमांटिसिज्म ऐसा प्यार से ना जोड़ के देखें। रोमांटिसिज्म मतलब ऐसा होता है, देखो प्यार में भी यही होता है आमतौर पे, कि हम चांद तारे तोड़ के लाएंगे। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल तो है नहीं चांद तारे तोड़ना। अच्छा, ये चांद तारे तोड़ना हुआ, थोड़ा सा मेरे माइंड में एक बात आ गई। इसकी चर्चाएं से पहले हम एक चीज और इसमें ध्यान रखें। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत मतलब होता है नॉर्मेटिव। ये शब्दावली है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, है ना? मानकीय राजनीतिक सिद्धांत या दर्शन, इसका प्रणेता कौन है? मानकीय राजनीतिक दर्शन। तो इसका भी प्लेटो है, आपको ध्यान रखना, ये शब्दावली ही है। हमने लिखा ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का जनक। यहीं पे आप ये लिख लें, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक, यानी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी, फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं मानक, नॉर्म्स, ये मानक होते हैं। यानी अगर हम कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, आप ऐसे समझे, कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक
हवादार कमरा होना चाहिए, लेटिंग बाथरूम होना चाहिए, वहाँ इस क्वालिफिकेशन के टीचर होने चाहिए, इस प्रकार के वहाँ पुस्तकें होगी, है ना। एक मानक स्थापित किया जाता है, फिर उसको मान्यता मिलती है कि हाँ ये कॉलेज है या एक स्कूल है या ये यूनिवर्सिटी होगा। हम उस मानक, एक मानक तय होता है। अगर आपको सीयूटी पीजी देना है तो एक मानक है कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड की बात शुरू हो गई थी प्लेटो से ही, और ये स्टैंडर्ड की बात, ये मानक तय करने के बाद एक आइडियल यानी आदर्श स्थापित करने की बात कह दिया किसने? प्लेटो ने। कि ये अब राजनीति विज्ञान में कैसे, तो प्लेटो का जो नॉर्म्स है वो क्या है कि अच्छा स्टेट कौन है? जो न्याय प्रिय होगा, जिसमें जस्टिस होगा, जहां स्त्री पुरुष इक्वल है, उसका एक नॉर्म्स है वो। इसलिए वो स्त्री पुरुष समानता की बात करता है, कहता कुत्ता कुतिया में भेद नहीं है तो स्त्री पुरुष में भेद क्यों? स्त्री पुरुष भी समान है ना। इसी तरह से वो नॉर्म्स तय करता है कि जो स्टेट है वो न्याय प्रिय होना चाहिए, और न्याय व्यक्ति, जो भी लोग हैं वो हर कोई अपना आत्मा की आवाज सुने और वो अपने आत्मा की इच्छा से काम करे, है ना, और कोई दूसरे का कार्यों में इंटरफेयर ना करे। 3 वर्ग की उसने कल्पना की है कि 3 क्लास होने चाहिए। तो आइडियल स्टेट जहां फिलोसफर किंग होगा, दार्शनिक राजा होगा, वो जो राज होगा वो न्यायप्रिय होगा, एक अच्छा राज उसको मानेंगे, जहां पे 3 क्लास होंगे, स्त्री पुरुष इक्वल होंगे, है ना। ये सारी बात एक नॉर्म्स वो सेट कर रहा है। तो नॉर्म्स सेट करके यानी मानक स्थापित करने की शुरुआत प्लेटो से ही हो गई थी। तो हम जो ये प्यार मोहब्बत में कहते हैं कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, तो एक मानक आप इसको अगर मान लें तो यहीं से इसकी चर्चाएं यहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो प्यार मोहब्बत में ही होती है ना कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, यानी रोमांटिसिज्म है, वो पॉसिबल है नहीं, एक मानक तय कर दिया जो कि वास्तव में होगा नहीं, है ना। ये विचारों में हो सकता है, थॉट्स में हो सकता है, एक्चुअल में नहीं होगा, उसको रोमांटिसिज्म कहते हैं, है ना। तब प्यार से भी जोड़ लें कि रोमांटिसिज्म में आते हैं चांद तारे तोड़ के लाए, तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए रोमांटिसिज्म है वो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्लेटो है शुरू में वो रोमांटिसिज्म था, है ना, यानी उसमें झलकता है। तो जो द रिपब्लिक उसने लिखा था अपना किताब, उसमें रोमांटिसिज्म की चर्चाएं हैं, मतलब ऐसे स्टेट की उसने कल्पना किया है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जो उसने बाद में किताबें लिखी द स्टेट्समैन, द लॉज, उसमें उसने पुनः बताया कि ये विचारों में तो हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता। इसलिए जो प्लेटो के आइडियल स्टेट है उसको कहा जाता है बादलों का नगर, बादलों का नगर। ये बादलों में हो सकता है, क्लाउड में होगा, सिटी ऑफ क्लाउड आप ऐसे समझें कि ये बादलों में हो सकता है, एक्चुअल में नहीं होगा। और इस बात को तो प्लेटो भी खुद मान लिया, है ना। तो ये चीजें हमने आपको चर्चाएं करी। तो इसने बहुत सारा इसी अकादमी में उसने रचनाएं करा, लिखा, और समय जब बीता तो हर फिलोसफर का एक होता है भाव कि हम जो लिखे हैं, जो हम कल्पनाएं किए हैं, वो व्यवहार में लागू हो। सबसे अच्छा इस मामले में जॉन लॉक है, जो फादर ऑफ लिबरलिज्म है। जॉन लॉक को इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि उसने जो भी बात सोचा उसमें से अधिकांश बातें उसके जीते जी लागू हो गया। लेकिन प्लेटो ने जो विचार रखा वो जीते जी लागू हुआ नहीं, है ना। इसलिए उसको यूटोपियन कह दिया गया कि उसका जो राज है वो तो यूटोपियन है, कभी व्यवहार में होता है, हो ही नहीं सकता। बाद में प्लेटो भी इस बात को मान स्वीकार करता है कि ये तो विचारों में हो सकता है ना, ये बादलों का नगर है। मार्क्स जो है इतना बड़ा फिलोसफर, उसने तो जो भी बात कहा तो थोड़े मोड़े चीजों तक वो लागू हो सका, मतलब उसको भी जीते जी बहुत अच्छा नहीं रहा। इसमें सबसे अच्छा जो जॉन लॉक हैं वही हैं कि उनके जीते जी बहुत कुछ लागू हो गया। तो एक समय आया प्लेटो के पास कि अब इस जो आइडियल स्टेट है इसको लागू किया जाए। मतलब कुछ समय बीत गया था, तो सिराक्यूज के हमने चर्चा किया था, वहां पे, और उससे सिराक्यूज की राजधानी थी सिसिली, वहां पे राजा बना, है ना, नया नया युवा राजा बना था, उसका नाम था डियोनाइसियस। युवा राजा था, उसका नाम था डियोनाइसियस। तो ये जो डियोनाइसियस है, इसकी इच्छाएं हुई कि हम फिलोसफर किंग बनना चाहते हैं, दार्शनिक राजा। प्लेटो को लगा हाँ ये सही समय है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो सिसिली में जाके इसको कोशिश कर रहा है कि दार्शनिक राजा बनाए।
तो अब ये जो व्यक्ति है, इसको उसने कहा कि ये आनंद, नृत्य, ये सब त्यागना होगा और जमीन पे सुला दिया, है ना। ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि ये कठोर की बात हो रही है ना। राजा को तो ऐसा होना है जो कि उसको कोई इच्छाएं ही नहीं हो, है ना, बड़ा पढ़ा लिखा हो। तो जब ऐसा हुआ इसके साथ, डियोनाइसियस के साथ, तो ये सोचा कि ना, ये तो बड़ा अजीब बात है। तो फिर कहा, गुरुजी आप ऐसे करें कि कुछ दिन और हम थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, है ना। अभी जो इच्छाएं हैं ना, नृत्य गान, है ना, ये स्त्रियों के साथ रहना, ये अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, बाद में इसको करते हैं। तो असफल प्रयास, इसीलिए कहते हैं कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कल्पना जो किया था, उसको सिसिली जो राजधानी थी सिराक्यूज की, राजा था डियोनाइसियस, उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया तो असफल प्रयास हुआ, क्योंकि वो तो हुआ नहीं। लेकिन अब ये जब 10-15 साल बीता होगा तो इसको फिर आया। अब ये टाइम फिक्स नहीं है ना, उस समय की बहुत पुराना बात है। तो आप ऐसे समझे, कुछ समय बीता तो इसने पुनः सोचा कि पुनः गुरुजी को बुलाते हैं और एक बार फिलोसफर किंग बनने की बात करते हैं। तो प्लेटो पुनः इसके बातों पे जाता है और इसको फिलोसफर किंग बनाने की चर्चाएं पुनः होती है। तो होता क्या है, इस बार इसने, डायोनिसियस ने बड़ा बुरा किया प्लेटो के साथ। इसने तो उसको बंदी बना लिया, है ना। उसको लगा इस पॉसिबल है नहीं और गुस्सा हो गया, तो उसने इसको बंदी बना दिया और जेल में बंद कर दिया प्लेटो को। बाद में तो इसने प्लेटो को बेच दिया दास के रूप में, है ना, दास के रूप में बेच दिया। तो फिर प्लेटो जो बुला के ले गया था इसको, तो ऐसे कि आप ऐसे करो कि यार ऐसे दास्ता से मुक्त तो कराओ, कुछ पैसा ऐसा दो। अब फिलोसफर है तो पैसा इसके पास तो था नहीं, तो इसलिए इसको फिर जैसे तैसे करके पैसा ऐसा दे के इसको दास्ता से मुक्त कराया गया। तो फिर ये जब वापस आया एथेंस, सिसिली, देखो पहले गया था 11 साल तक घूम के आया, तो अकादमी खोला था। अब अकादमी रहा, बहुत सारा कुछ लिखा, इंप्लीमेंट करने का समय आया तो फिर सिसिली गया है। और फिर जब सिसिली से आया वापस, तो कहा ये तो मेरा जो राज है वो आइडियल स्टेट वाला, वो तो पॉसिबल नहीं है, ये बादलों में ही संभव है। फिर उसने 2 और कृतियां लिखा, द स्टेटमैन, द स्टेट्समैन, और सबसे अंतिम लिखा द लॉज। इसमें वो जो लॉज है ना, इसमें वो कानून के शासन की बात करता है, कानून का शासन, कानून का शासन, कानून का शासन की बात करता है। यानी आइडियल स्टेट तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां वो व्यवहारिक हो गया है। पहले वो रोमांटिसिज्म से भरा हुआ था, अब वो प्रैक्टिकल हो गया है ना। तो इसलिए हम लोग यहां तक रखते हैं। और इसके लिए एक चर्चा आती है, ज्ञान मीमांसा अंतराल, ज्ञान मीमांसा अंतराल, एपिस्टेमोलॉजिकल गैप, है ना, या ब्रेक। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, क्लास आपकी काफी हो गई है। तो लाइफ स्केच में हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया प्लेटो के, बाकी चर्चाएं अगले क्लास में होगी। होपफुली आप एंजॉय किए होंगे, पढ़ाई अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं अगले क्लास में, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई को रिवाइज थोड़ा करते चलें। अगले क्लास में लाइफ स्केच और इसके बुक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। गुड नाइट एवरीबॉडी।